एपिसोड 16 रॉय फैमिली की प्रिंसेस। अब आगे। पाखी लिफ्ट से गुस्से से निकल के अपने सामने ब्लैक मर्सिडीज में बैठ जाती है। उसे इतने गुस्से में देख के मीरा उससे पूछती है, क्या बात है बॉस, आप गुस्से में क्यों है? पाखी ने गुस्से से बोला, अरे रास्ते में वो चिंपांजी मिल गया था जो सीधा आके मुंह ही लग गया, मन तो किया को उसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन अभी मेरा काम बहुत जरूरी है जिसके लिए मैं और पंगे फिलहाल नहीं लेना चाहती हूँ। मीरा उससे आगे कुछ पूछती उससे पहले इसका फोन बजने लगा और बात करने लगी। बात खत्म करते ही उसकी कार अपने कंपनी पहुंच चुकी थी। पाखी ने इस समय साधारण कपड़े पहन रखे थे। वो जैसे ही रिसेप्शन पे पहुंची तो वहां की रिसेप्शनिस्ट ने बहुत पोलाइट होके उसे पूछा कि आपको किससे मिलना है। पाखी ने बोला, जी हमें यह के सीईओ से मिलना है। वो लड़की पूछी, आपके पास अपॉइंटमेंट है? पाखी ने बोला, नहीं है, लेकिन आप फोन करके कहिए कि पाखी राजपूत आई है। वो लड़की फोन करने जा ही रही थी कि एक सुंदर सी लड़की बड़े एटीट्यूड से उसके सामने आई। बिना अपॉइंटमेंट के तुम हमारे सीईओ से कैसे मिल सकती हो? तुम्हारे जैसे बहुत सी लड़कियां रोज ऐसे ही बहाने बना के यह के सीईओ से मिलने आती है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ये आर्टिफिशियल खूबसूरती दिखा के उन्हें रिझा लोगी? बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। अब ये तो वही जाने उसने किस बेसिस पे पाखी की खूबसूरती को आर्टिफिशियल बोला। मैं तुम्हें वॉर्न करती हूँ, चुपचाप इज्जत से यह से बाहर निकल जाओ और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना। वो रिसेप्शनिस्ट बोली, रिचा मैम एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए, हो सकता है वाकई सीईओ इन्हें जानते हो। तुम चुप करो शीना, मैं यहाँ की सीनियर हूँ और सीईओ मेरी बात मानते हैं। मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और यहाँ की फ्यूचर बॉस। तभी एक और आवाज आती है, रिचा ये फैसला आप बॉस को ही क्यों नहीं करने देती? तुम दोनों हर बार मेरे बात के अगेंस्ट जाते हो। इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। लगता है अब तुम दोनों को प्लेसमेंट दिलवानी ही होगी। लगता है तुम दोनों को अपनी जॉब बिल्कुल प्यारी नहीं है। पाखी शांति से सारा तमाशा देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि यहाँ किस तरह के एम्प्लॉय है और उनकी सोच क्या है, क्योंकि गंदी सोच वाला इंसान कंपनी के लिए घातक साबित होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। तभी वहां एक और लड़का आया और पाखी के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला, हेलो ब्यूटी, इन सब को छोड़ो, अगर तुम यहाँ के सीईओ से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें मिला दूंगा। ये कहते हुए उसकी गंदी नजर पाखी के शरीर पे घूम रही थी। उसने हाथ बढ़ा के पाखी के हाथ को पकड़ना चाहा। ये देख के अब पाखी का गुस्सा हद पार गया। उसकी हरी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अब न आव देखा न ताव इस लड़के का कॉलर पकड़ के धड़ाम से नीचे पटक दिया और दांत पिसते हुए बोली, तू मुझे यहाँ के बॉस से मिलवाएगा? बेवकूफ, क्या कभी तूने यहाँ के बॉस को देखा भी है? फिर वो मीरा की तरफ देख के कुछ इशारा किया। मीरा ने तुरंत एक नंबर डायल किया। रिचा बोली, क्या तुम्हें यहाँ आकर वायलेंस करना है? ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, समझी? अगर तुम 2 मिनट में यहाँ से नहीं गई तो मैं तुरंत पुलिस को फोन करती हूँ। रिचा आगे कुछ बोलती कि उसके गाल में तेज दर्द हुआ और उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। उसकी मेंटेन की गई ब्यूटी एक पल में बिखर गई। रिचा ने चिल्ला के बोला, यू बीच। तब तक एक और थप्पड़ उसके गाल लाल कर चुका था। तभी लिफ्ट खुला और वहां से इस कंपनी का सीईओ बाहर आया। उसे आता देख के रिचा ने दुखियारी सा चेहरा बना के बोली, बॉस देखिए ना, इस वाइल्ड लड़की ने यहाँ आके क्या हंगामा बना रखा है। वो यहाँ के एम्प्लॉय के साथ तब से मिसबिहेव कर रही है और तो और मुझे भी मारा। लेकिन ये क्या, सीईओ तो बुद्ध बना एक टक पाखी को देख रहा था।
तभी पाखी ने जोर से उसके पैर पे दे मारा, जिससे वो होश में आया। पाखी ने बोला, जल्दी से इन दोनों को यहाँ से निकालो, ऐसे एम्प्लॉय का इस कंपनी में कोई काम नहीं है। और हाँ, शीना को प्रमोट करो। ये सुन के सीना बहुत खुश हो गई। ये बोल के वो लिफ्ट से ऊपर चली गई। इसके पीछे मीरा भी लिफ्ट में चली गई। बाकी सब एम्प्लॉय तो ये सब होता हुआ देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आया वो लड़की कौन है जो बॉस को भी कुछ नहीं समझती। संजय जो यह का सीईओ था, जो हर एक काम पाखी के ऑर्डर पे करता था, या ये कह लो ये पाखी के बिजनेस का एक चेहरा था, जिससे कोई पाखी का असली चेहरा नहीं जानता था कि गैलेक्सी का ओनर और फाउंडर कौन है, जिसने कुछ सालों में ही पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है। संजय ने रिचा और उस लड़के को अच्छे से सेटल करने के बाद शीना को सेक्रेटरी बना दिया। शीना बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की थी और रिचा अमीर बाप की बिगड़ी औलाद जो अपने आप को गैलेक्सी के सीईओ की वाइफ बनने के सपने देखती थी। इसीलिए ये सब बोल के यह फालतू रूमर फैला रखा था। वहां ऑफिस का सारा काम देखने के बाद पाखी मीरा को लेके बाहर चली गई। कार में बैठने के बाद कार सड़कों पे दौड़ने लगी। तभी वैभव जो ड्राइव कर रहा था उसने बोला, बॉस बहुत देर से कुछ गाड़ियां हमारा पीछा कर रही है। पाखी ने गार्ड्स नहीं रखे थे क्योंकि उसे यह कोई गैलेक्सी के असल ओनर के रूप में नहीं जानता था। इसीलिए वो फ्री हो के अक्सर बिना गार्ड्स के जाना चाहती थी। पाखी ने बोला, गाड़ी रोक दो। पाखी के गाड़ी रोकते ही वो सभी गाड़ियां कुछ दूरी पे रुक गई। पाखी कार से नीचे उतरी तो उसके सामने कुछ बॉडीगार्ड सिर झुका के बोला, मिस प्लीज आप हमारे साथ चलिए। पाखी हाथ बांध के बोली, किस खुशी में और आप किसके कहने पे आए हैं? तभी उन गार्ड्स के हेड ने फोन आगे किया तो पाखी ने फोन ले लिया। उधर की बात सुन के पाखी ने केवल हम बोला फोन उस गार्ड को दे दिया और बोली, शो मी द वे। इसी के साथ वो अपने कार में जाके बैठ गई और वैभव उन गार्ड्स के कार को फॉलो करने लगा। मीरा ने बोला, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं कोई ट्रैप तो नहीं? पाखी ने एकदम रिलैक्स होके बोली, डोंट वरी, मेरे पास हर समय मेरा बैकअप रेडी रहता है। और आखिर हमें क्यों बुलाया है ये जानना भी तो जरूरी है ना। और वैसे भी अगर आज नहीं गए तो रोज रोज ये ड्रामा होता ही रहेगा। बेहतर है जाके असल कारण जान ले। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बेहद आलीशान पैलेस जिसका नाम रॉय मेंशन था उसके आगे रुकी। बाकी गार्ड्स की कार उन्हें वहां छोड़ के दूसरे डायरेक्शन में मूव कर गई और पाखी की कार आगे वाली कार को फॉलो करके गेट के अंदर चली गई। एक गार्ड ने भाग के बड़े सम्मान के साथ कार का गेट खोला, जिसमें से पहले मीरा निकली, फिर वैभव निकला। बाद में बड़े ही टशन के साथ आंखों पे काला चश्मा लगाए पाखी कार से बाहर निकली। उसने ध्यान नहीं दिया लेकिन दरवाजे पे बहुत लोग बड़े बेसब्री से पाखी को देखने के लिए बेताब थे। लेकिन पाखी का ध्यान तो आसपास के चीजों को ऑब्जर्व करने में था। उसका चेहरा एक तरफ बालों से ढका था, फिर एक हवा का झोंका आया और उसका बाल उसके चेहरे से हट गए जिससे उसका साइड फेस दिख गया। धूप में इसका चेहरा चमक रहा था। तभी वो उन सभी की तरफ मुड़ गई क्योंकि उसे किसी के खुसर फुसर की आवाज आ रही थी। उसका चेहरा देख के तो सभी की सांसें रुक गई। पाखी का चेहरा और उसपे काला चश्मा जिससे उसकी हरी आंखें ढक गई थी। पाखी ने उन लोगों की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया और जाके उन सभी के सामने खड़ी हो गई और बड़ों के सामने हाथ जोड़ दी, बस क्योंकि वो उन्हें नहीं जानती थी। फिर भी इतना मैनर उसने दिखाया वही बहुत था। एक औरत सामने आई और उसकी आरती उतारने लगी। पाखी ने ध्यान दिया तो उस औरत का चेहरा पाखी से कभी मिलता जुलता था।
पाखी ने बोला, आप ये सब क्या कर रही है आंटी? इसके मुंह से आंटी सुन के उस औरत की आंखें भर आई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले। तभी रोहन आगे आया और बोला, वो क्या है ना, मोम काफी सालों से अपने कलेजे के टुकड़े का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनका इंतजार अब जाके खत्म हुआ है, इसीलिए थोड़ा इमोशनल हो गई। और ये आरती हम हमारे घर आने वाले हर नए इंसान का करते हैं। पाखी ने ज्यादा सवाल ना करते हुए उनके साथ अंदर चली गई। रोहन ने बोला, आप हम तीनों भाई को तो जानती ही है। ये मेघा मेरी वाइफ, ये पापा विकास रॉय, मम्मी सिम्मी रॉय, ये दादाजी निहार रॉय, और आप इस रॉय फैमिली की इकलौती प्रिंसेस पाखी रॉय। थोड़ी देर के बाद पाखी के हाथ में एक रिपोर्ट थी और वो गहरी सांस लेके बोली, तो आपके कहने का मतलब है कि मैं आपकी बेटी हूं। चलिए मैं इस रिपोर्ट पे विलिव भी कर लूं, लेकिन मुझे बस एक बात बताइए, आप सभी इतने सालों से कहाँ थे, मुझे क्यों नहीं खोजा? क्या आपको पता भी है मैंने बचपन से कैसी लाइफ जिया है? आपकी फैमिली इतनी पावरफुल है, फिर भी आप कैसे पता नहीं कर पाए कि आपके घर की बेटी कहाँ है? कहाँ तक मुझे लगता है आने जान बच के मुझे उनके पास रखा था। उसका सवाल सुन के सभी का मुंह खुला रहा गया। आगे पाखी ने बोला, और मुझे जहाँ तक पता है आप सभी ने मेरे बारे में सालों पहले पता लगा लिया होगा, फिर भी आप सभी शांत थे क्यों? मुझे सभी सवालों के जवाब चाहिए, फिर ही मैं कुछ जवाब दे पाऊंगी। एपिसोड 17, पाखी का रॉय मेंशन में रुकना, ठाकुर परिवार से मिलना। अब आगे। पाखी के सवाल ने सभी के चेहरों पे गंभीरता ला दी। पाखी की बातें बिल्कुल सच थी कि क्या वो इतने कैपेबल नहीं थे कि उसकी रक्षा कर सके जो उन्हें किसी और को उन्हें पालने को दे दिया। पाखी के पापा बोले, हाँ भी इतना समझ लीजिए कि अगर मजबूरी न होती तो हम कभी अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग ना करते, उसका बचपना यूं दूसरों के साथ नहीं बिताने देते। इस समय हमारे परिवार में परिवार के दूसरे सदस्य ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। पता ही नहीं था कि किसी असली चेहरा है क्या। इस बीच मयंक के पापा और माँ को भी किसी ने मार दिया। मयंक तुम्हारे चाचा का बेटा है। रेहान और पीयूष जुड़वा है जो इस समय तुमसे बड़े थे, इसीलिए मैंने तीनों को लंदन भेज दिया। मैंने अपने दोस्त के पास छिपा के भेज दिया, आपको ये सोच के कि अंदर के छुपे हुए दुश्मनों का खात्मा करने के बाद हम आपको अपने पास ले आएंगे। लाख कोशिशों के बाद भी हम उनके मोहरों को तो पकड़ लिए, लेकिन असल मास्टर माइंड अभी भी हमारे हाथ नहीं आया और हम पे लगातार कोई अपनी नजरें बनाए हुआ था। एक बार हम सभी छुप के तुमसे मिलने आने ही वाले थे कि रास्ते में हम पे वापस हमला हो गया और आपकी दादी इस बीच हमारे बीच से चली गई। फिर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। बस समय समय पे आपके पापा हमें कोड में आपके बारे में बता देते थे, लेकिन 2 साल तक उनका कोई मैसेज हमें नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश की, तब जाके पता चला कि उनका 2 साल पहले डेथ हो गया। हम जब तक सिंघानिया परिवार आपको लेने पहुंचते, आप बजाने कहाँ गायब हो गई थी। फिर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। बस समय समय पे आपके पापा हमें कोड में आपके बारे में बता देते थे, लेकिन 2 साल तक उनका कोई मैसेज हमें नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश की, तब जाके पता चला कि उनका 2 साल पहले डेथ हो गया। हम जब तक सिंघानिया परिवार आपको लेने पहुंचते, आप बजाने कहाँ गायब हो गई थी। हमने बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बस आपकी फोटो मिली थी हमें। तब लेके 4 साल से हम आपके सामने आने का वेट कर रहे थे। तभी से हमने हर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हर जगह अपनी नजरें बना के रखे थे। हर सिटी में भी हमने आपको खोजा और आज देखिए आप हमें मिल गई। ये बोल के सभी के आंखों में पानी था,
लेकिन पाखी तो अभी इन लोगों से अटैच नहीं थी, इसीलिए उसे समझ ही नहीं आया कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। फिर भी उसने पास में बैठे दादाजी के हाथ को पकड़ के बोली, माफ कीजिएगा, मानती हूँ आप सभी सच बोल रहे हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी किसी से कनेक्ट नहीं हो पाती। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आप सभी को अपनाने की। दादाजी ने पाखी के सर पे हाथ रख के बोले, हम समझते हैं बेटा, आप बस हमारे सामने हैं, यही काफी है हमारे लिए। जाइए, आपका रूम पहले से ही तैयार है। मीरा ने बोला, बॉस मैं आपका सारा सामान होटल से यह भिजवा देती हूँ। अब मैं चलती हूँ, कल आती हूँ। पाखी ने हाँ में सर हिलाया और अपने माँ के साथ रूम देखने चली गई। दादाजी ने पाखी के सर पे हाथ रख के बोले, हम समझते हैं बेटा, आप बस हमारे सामने हैं, यही काफी है हमारे लिए। जाइए, आपका रूम पहले से ही तैयार है। मीरा ने बोला, बॉस मैं आपका सारा सामान होटल से यह भिजवा देती हूँ। अब मैं चलती हूँ, कल आती हूँ। पाखी ने हाँ में सर हिलाया और अपने माँ के साथ रूम देखने चली गई। वो थर्ड फ्लोर के एक बहुत बड़े कमरे के सामने आके रुकी और डोर चाबी से खोला। अंदर कदम रखते ही फूलों की भीनी खुशबू आने लगी। पूरा कमरा नीले रंग का पर्दे, बेड, प्रिंसेस के रूम सा डेकोरेशन था, बस पिंक रेड नहीं था। पाखी को कमर बहुत पसंद आया, उसे भी पिंक और रेड पसंद नहीं थे। सिम्मी जी ने पूछा, बेटा क्या आपको ये रूम पसंद आया? अगर कुछ कमी है तो बता दीजिए, हम चेक करवा देंगे। सिम्मी जी ने पाखी के गाल पे हाथ रख के बोली, मैंने आपका बचपन मिस कर दिया है, लेकिन अब हम पहले आपके दोस्त बनना चाहते हैं। क्या करेंगी हमसे दोस्ती? पाखी ने उनका हाथ पकड़ के हाँ बोल दिया। सिम्मी जी ने झट से उसे अपने सीने से लगा लिया। उन्हें अपनी बेटी का न जाने कब से इंतजार था, और उनका इंतजार आज जाके पूरा हुआ था। पाखी को सीने में भर के उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था। आप आराम करो, हम अभी कुछ खाने को लेके आते हैं। पाखी ने हाँ में सर हिला दिया। पाखी ने पूरे कमरे को देखा, जो देख के ही लगा रहा था कि कितने प्यार से बनवाया गया है। उसने कबर्ड खोला और उसमें से एक ड्रेस निकल के बाथरूम में चली गई। 15 मिनट के बाद वो बाहर आई तो सिम्मी जी उसके खाने के लिए पकौड़े, नूडल्स और काफी लाई थी। बच्चे आप अभी ये हल्का कुछ खा लीजिए, थोड़ी में सभी के साथ डिनर पे मिलते हैं। ये बोल के सिम्मी जी वहां से चली गई। पाखी को भी भूख लगी थी तो उसने नूडल्स का बोल उठाया और खाने लगी। इसका टेस्ट उसे कुछ डिफरेंट लगा, लेकिन अच्छा था। उसने नूडल्स के साथ कॉफी पिया और बेड पे लेट गई। 2 घंटे के बाद उसकी नींद खुली तो शाम के 7 बज रहे थे। वो उठी और फ्रेश होके रूम के बाहर निकल गई। सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसे कुछ और लोगों की आवाजें आने लगी। उसने देखा नीचे हॉल में कुछ लोग आए हुए थे। पाखी को देख के उसकी दादाजी बोले, बच्चा इधर आइए। तो पाखी वहां गई जहां 2 अधेड़ उम्र के दंपत्ति बैठे थे। वो बोले, ये है मिस्टर नीरव ठाकुर और ये उनकी वाइफ नीलिमा ठाकुर। ये उनके बेटे वीरांशु और इनकी बेटी मेघा और आपकी भाभी। पाखी ने आगे बाद के दोनों लोगों के पांव छुए, लेकिन वीरांशु को देख के उसका मुंह बन गया। वो गुस्से से उसे हो घूर रही थी। तभी वीरांशु ने उसकी तरफ देख के अपनी एक आंख दबा दी, जिसे देख पाखी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसकी ऐसी हालत देख के वीरांशु को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने भावनाओं पे काबू पा लिया। पाखी ने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने मन ही मन बोला, ये चिंपांजी एक नंबर का छिछोरा निकला, जब देखो अपनी छिछोरी हरकतें करता रहता है। मन टोंक कर रहा है, इसके सारे बाल कैंची से उड़ा दूं। एपिसोड 18, बाहों के दरमियान, लेट्स फील माई लव। अब आगे।
वीरांशु लगातार वहां बैठ के सबके नजरों से बच के पाखी को छेड़ रहा था, जिससे पाखी का गुस्सा पल पल बढ़ रहा था। रोहन, मयंक, पीयूष और वीरांशु मेघा के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। पाखी जाके मेघा के पास बैठ गई थी। हर कोई पाखी से बात करने की कोशिश कर रहा था और पाखी भी बस हाहू में जवाब दे रही थी। तभी पाखी का फोन बजा और पाखी को वहां से जाने का बहाना मिल गया। हर कोई पाखी से बात करने की कोशिश कर रहा था और पाखी भी बस हाहू में जवाब दे रही थी। तभी पाखी का फोन बजा और पाखी को वहां से जाने का बहाना मिल गया। पाखी फोन उठा के अपनी लंदन के ऑफिस के मैनेजर से बात करने लगी। कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद उसने बोला, जो भी प्रोजेक्ट है सभी का मेल भेजो, मैं चेक करके बताऊंगी। फोन रखने के बाद पाखी ने मीरा को फोन किया, उससे पूछा, मेरा अगला गिफ्ट तैयार करो मीरा, मैं उन्हें चैन से बैठने नहीं दे सकती। और हाँ, उनकी शादी में जाने के लिए एकदम मस्त गिफ्ट प्रिपेयर करना। जी बॉस बोल के मीरा ने फोन काट दिया और वो वहीं खड़ी होके ऊपर आकाश को देखने लगी। पाखी, तुम्हारी मौत जिसके कारण हुई है उन्हें मैं चैन से जीने नहीं दूंगी और बहुत जल्द तुम्हारे गॉड फादर के मौत का मिस्ट्री भी सुलझा लूंगी। तभी उसे अपने कमर पे किसी का हाथ महसूस हुआ। वो एकदम डर गई। वो पीछे मुड़े लगी, लेकिन वो उस शख्स के ताकत के आगे कमजोर थी। उसने चिल्ला के बोला, कौन है, छोड़ो हमें अभी के अभी। लेकिन जैसे इस इंसान को पाखी के चीखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी उसे अपने कमर पे किसी का हाथ महसूस हुआ। वो एकदम डर गई। वो पीछे मुड़े लगी, लेकिन वो उस शख्स के ताकत के आगे कमजोर थी। उसने चिल्ला के बोला, कौन है, छोड़ो हमें अभी के अभी। लेकिन जैसे इस इंसान को पाखी के चीखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पाखी को बहुत अजीब लग रहा था। उसको अपने गर्दन पे गर्म सांस महसूस हो रही थी, जिससे उसे बहुत अजीब लग रहा था। पाखी ने अपनी कोहनी उसके पेट में मारने चाहिए, लेकिन जैसे लग रहा था कि उस शख्स को पहले से ही पाखी का हर मूव पता रहता है। लिव मी, क्या चाहते हो तुम? देखो मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ो मुझे। जान, लेट्स फील माई टच, लेट्स फील माई लव। ये आवाज मिस्टर ठाकुर, ये आप है ना? आपने सुबह भी बदतमीजी की थी, हमने माफ किया था, लेकिन इस बार आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। वीरांशु ने पाखी को पलट के अपने सामने किया और इसका चेहरा थाम के बोला, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, अब तो इसकी आदत डाल लो बेबी। अब ये वीरांशु आपको आपके इतने करीब हर बार और बार बार महसूस होगा। उसके इतने मदहोशी भरे शब्द सुन के पाखी का रोम रोम कांप उठा। उसने अपने हाथों से वीर को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया, लेकिन ये वीर है कहाँ? पाखी के नाजुक हाथों से हिलने लगे। दूसरे तरफ एक आलीशान कमरा, जिसके चारों तरफ दीवारों पे बस पाखी को ही फोटो थी। पाखी के स्कूल से लेके कॉलेज तक की हर मोमेंट की तस्वीर थी। रेहान ने पाखी के फोटो को छूते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, लेकिन कहाँ हो? पिछले 4 सालों से तुम्हें खोजने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम जल्दी आ जाओ। देखो, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। काश काश मैंने तुम्हें पूरा अपना बना लिया होता तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मुझसे दूर भागने की। लेकिन एक बार तुम मुझे मिल जाओ, तुम्हें मैं जंजीरों से बांध के अपने पास छिपा के रख लूंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे किसी चीज की जानकारी तुमसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। आ जाओ ना, इस रेहान को तलब लगी है तेरी। तुम्हें पता भी है मैंने इस पारुल से शादी टालने के लिए क्या क्या किया? नहीं, तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ ना।
कभी इसे सीढ़ियों से धक्का दिला दिया जिससे कभी उसका हाथ टूट जाता तो कभी पैर, कभी चेहरे को केमिकल एलर्जी करा देता जिससे वो मुझे महीनों दूर तो रहती। लेकिन मजाल है ये चिपकू गम हर बार आके मुझसे ही चिपक जाती है। फिर संकियों की तरह अपने गर्दन पे अपना हाथ मलता हुआ बोला, लेकिन इस बार क्या करूं? सोच रहा हूँ सीधा मरवा दूं, फिर न रहेगी पारुल न बजेगा सहनाई। रेहान ऐसे ही रोज पाखी के फोटो के सामने अपने दिन भर का गुनाह कबूल करता था। फिर उसने एक और शराब की बोतल उठाई और पीने लगा। ये उसका रोज का था। वो इस विला में अकेले रहता था। वो अपने माँ बाप के साथ बहुत कम रुकता था और उन्हें भी कोई परेशानी नहीं थी। वो ऐसे ही पीते पीते बिस्तर पे सो गया। बेचारी पारुल जिसको पाने के लिए हर रोज अपमान और दर्द सहती थी, उसे क्या पता रेहान की क्रूरता पारुल के लिए उसकी सोच से भी कहीं खतरनाक था। क्या करेगी पैसे का जिसमें न प्यार हो न केयर है, तो बस बिजनेस जिसमें एक तरफ जरूरत है तो दूसरी तरफ सिर्फ लालच और उनका सब कुछ अपना के पारुल को दूध की मक्खी तरह फेंक देने की चाहत। लेकिन दोनों ने अपना कदम बर्बादी की ओर बढ़ा दिया है। इधर पाखी ने अब तक वीर से छूटने की बहुत कोशिश कर ली थी। फिर झल्ला के बोली, क्या तुम हर लड़की के साथ ये हो करते हो? देखो शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। वीर ने इसका जबड़ा कस के पकड़ लिया और दांत पिसते हुए बोला, मिस पाखी ये वीरांशु की पकड़ है, जिंदगी भर ऐसे ही बनी रहेगी। बेहतर है मुझे जल्दी अपना लो, क्योंकि तुमने आना तो मेरे ही आगोश में है। और हाँ, आज तक वीरांशु के इतने करीब आने वाली तुम पहली हो समझी। वीरांशु हर किसी को अपने मुंह नहीं लगता है। और ये बोल के उसने एक फिर पाखी के होठों को अपने होठों में भर लिया। पाखी की आंखें फिर बड़ी हो गई। पाखी ने उसके हाथ पे मारना शुरू कर दिया, लेकिन वीर को उसकी मनपसंद मिठाई मिले और वो इतनी जल्दी बिना मन भर खाए छोड़ दे, ये तो वीरांशु ठाकुर का स्टाइल नहीं है। लगभग 10 मिनट तक पाखी के होठों को चूमने के बाद उसने पाखी का सर अपने सीने पे रख दिया। ओहो जान, ये तो छोटी से किस है, तभी आपकी हालत ये हो गई। ये सही नहीं है। लगाया है रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तब कहीं जाके सीखेंगी आप। और हाँ, अपनी स्टेमिना बढ़ाइए, हमें आपके सेहत के साथ बिल्कुल लापरवाही मैं आगे से बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी ना आप। ऐसे ही थोड़ी देर पाखी को संभालने के बाद उसने पाखी को सीधा खड़ा कर दिया। पाखी ने संभल के वीर को घूर के देखा और अपना हाथ उठा दिया, लेकिन इसका हाथ अपना मंजिल पाता बीच में वीर ने उन नाजुक हाथों को रोक लिया और इन नाजुक हाथों को रोक के अपने हाथों से चूमते हुए बोला, ये गलती दोबारा गलती से भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा पागलपन बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये बोल के वो पाखी को वही अकेला छोड़ के चला गया। पाखी अभी भी एक तक उसी दिशा में देख रही थी जहां वीर खड़ा था। तभी एक सर्वेंट की आवाज आई, मिस आपको सब नीचे बुला रहे हैं। पाखी ने बोला, हाँ आप चलिए हम आते हैं। आखिर क्या चाहता है वीर? आज दूसरी मुलाकात में पाखी को अपने इतने क्लोज कर लिया। क्या वाकई उसके अंदर फीलिंग है या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? एपिसोड 19, पाखी मेट शंकर सेठ इग्नोरेंस। अब आगे। ठाकुर फैमिली और रॉय फैमिली बैठ के डिनर कर रही थी। पाखी बकी सभी से थोड़ा बात कर रही थी, लेकिन उसने वीरांशु को पूरा इग्नोर कर दिया, जिससे वीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन इस समय उसके होठों पे पाखी के होठों का एहसास मौजूद था। उसके सॉफ्ट और मीठे होंठ उसे बहुत पसंद आ रहे थे। उसका मन उन्हें एक बार और टेस्ट करने का हो रहा था। कमाल है, आज से पहले भी मैंने बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी है, लेकिन पाखी के होंठ, उसकी आंखें, उसकी पर्सनालिटी, सब कुछ उसको अपने ओर खींचते हैं। उसकी नजरें लगातार पाखी पे बनी हुई थी।
ये सब मेघा और उसके मम्मी पापा बहुत ध्यान से देख रहे थे, जिसे देख उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मेघा ने वीर के हाथ में जोर से चिति काटी, जिसे वीर ने घूर के मेघा को देखा, जिससे मेघा ने अपने दांत दिखा दिए और बोली, भाई आप मेरी ननद को ऐसे मत देखिए। वो दुआरे लड़कियों की तरह नहीं है जो आपके पीछे लट्टू बनी घूमती है। ये अलग है। हमें तो डर है कहीं इनके कई सारे दीवाने ना हो। हे भगवान, क्या होगा मेरे भाई का। ये बोल के वो आराम से खाना एंजॉय करने लगी और उसकी बातें सुन के हमारे वीरांशु का दिमाग खराब हो गया। लेकिन मजल है जो अपने चेहरे पे कुछ इमोशन दिखा दे, लेकिन नहीं, बंदा बड़ा सख्त है। खैर, जैसे तैसे सभी ने डिनर किया और ठाकुर फैमिली सभी को बाय बोल के अपने मेंशन चले गए। पाखी वहां कुछ देर बैठे रही, फिर उसने सभी को गुड नाइट बोला और कमरे में जाके निश्चिंत सो गई। उसने वीर को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन वही दूसरे और वीर की नींद उड़ी हुई थी। उसे बार बार यही चिंता खाए जा रही थी कि क्या सच में उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर बोला, क्यों नहीं हो सकता है? ना ना पाखी, ऊपर वाले से मनाओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड न हो, नहीं तो मुझे इसे डायट्रॉय करने के लिए ब्लेम मत करना। फिर वो बिस्तर पे लेट के सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या, जब भी अपनी आंखें बंद करता उसे लगता कि उसके होठ अभी भी पाखी के होठों का एहसास और उसका टेस्ट महसूस हो रहा था। नाजने उसे कब नींद आई। अगली सुबह पाखी जल्दी जल्दी तैयार होके नीचे उतरी और जल्दी से अपना बैग लेके बाहर जाने लगी। तभी सिम्मी जी ने उसे रोक के बोला, बच्चा ऐसे खाली पेट बाहर नहीं जाते, आओ मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। पाखी माना तो करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ के इतने प्यार से बने पे वो कुछ बोल ही नहीं पाई और उनके साथ चुपचाप उनको देखते हुए डाइनिंग टेबल पे बैठ गई। इसके दोनों जिंदगियों में उसने कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया, इसीलिए सिम्मी जी का इतना बोलना ही पाखी का दिल पिघला रहा था। सिम्मी जी ने अपने हाथों से पाखी को खाना खिलाया और उसे जूस का ग्लास दे के बोली, जल्दी से इसे पी लीजिए बच्चा। पाखी ने एक झटके में सारा जूस पी लिया और पाखी खड़ी हुई और एक किस उसने सिम्मी जी को दे दिया और बाहर चली गई। उसने खाना खाया या भी नहीं, वो कब आ रही है, वो ठीक तो है ना, ये सब पूछने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन आज वो खुश थी कि उसे भी ये प्यार मिल रहा है, भले ही ये पाने में उसे इतने साल लग गए। पाखी की कार मीरा लेके आ गई। पाखी उसने बैठ के चली गई। वो अभी कुछ दूर ही चली थी कि कोई इंसान दौड़ता हुआ आया और इसके गाड़ी से टकरा गया। कृतिका ने अगल बगल देखा तो उसे वहां एक कैमरा देखा। उसने लैपटॉप निकाला और जल्दी जल्दी वहां का फुटेज निकलाने लगा और ये उसे मिल भी गया। ये काम उसके चंद मिनटों में कर दिया। फिर वो बाहर निकली। वैभव ने जब इस आदमी को पलटा तो पाखी उन्हें पहचान गई। मिस्टर शंकर सेठ, कम ऑन टेक हिम फास्ट। कार में उन्हें डाल के उनकी कार सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। मीरा ने सब प्रोसीजर कंप्लीट किया और उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया। कृतिका ने किसी से सेठ फैमिली का नंबर निकलवाया और फोन कर दिया। आगे से किसी की अट्रैक्टिव आवाज सुनाई दी। जा, कौन बोला रहा है? कृतिका ने फोन पे बोला, आप मिस्टर सेठ के क्या लगते हैं? क्यों, क्या हुआ, कौन हो तुम और मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन हूं? उसकी इतनी रूड आवाज सुन के पाखी ने भी छिड़ते हुए बोला, ओह हेलो मिस्टर, मुझे शौक नहीं है तुमसे बात करने का, लेकिन जाते जाते बोलती है। मिस्टर शंकर सेठ इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। जितना जल्दी हो सके उनके फैमिली मेंबर को यह भेज दीजिए। इतना बोलने वो आगे इस इंसान को बात सुने बिना फोन काट दी। पाखी ने मुंह बनाया और बोली, डिस्कस्टिंग।
उसने वैभव को यही छोड़ दिया और मीरा के साथ ठाकुर इंडस्ट्री चली गई। अंदर जाते ही वो सीधा लिफ्ट में चली गई। वहां से सीधा नोक करके अंदर चली गई। वहां वीर बहुत शान से बैठा लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था और पाखी वहां चुपचाप खड़ी उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा थी। लेकिन जब कभी देर तक कोई आवाज नहीं हुई तो उसने जोर एक फाइल इसके टेबल पटक के बोली, मैं यह कब से खड़े होके आपके बोलने का वेट कर रही हूँ कि आप फ्री होके हमें हमारा डेस्क बता दे ताकि मैं भी अपना काम शुरू कर सकूं। वीर ने देखा पाखी का चेहरा तमतमाया हुआ तो उसने उसका हाथ पकड़ के झटके से अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों को अपने में भर लिया और उसके होठों को पूरे पैसन के किस करने लगा। पाखी ने मन ही मन गालियां देने लगी, ये चिंपांजी तो एक नंबर का हवसी इंसान है। जब देखो ये अश्लील हरकतें करता रहता है। कभी देर बाद वीर ने उसके होठों को छोड़ा जिससे पाखी उसके सीने से लग के लंबी लंबी सांसें लेने लगी। एपिसोड 20 पाखी एंड वीर क्लोज इन पूल। अब आगे। थोड़ी देर के बाद पाखी वही वीर के ही ऑफिस में दूसरे साइड में बैठ के अपना काम करने लगी। उसे अपने ऊपर वीर की घूरती नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन उसने सब इग्नोर किया क्योंकि वो जानती थी कि इस चिंपांजी को कुछ भी बोलना बेकार है। मन ही मन भुनभुनाती हुई वो अपना काम करने लगी। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वीर के टेबल पे जो कॉफी का कप रखा था वो वीर के हाथ से लग के नीचे गिर गया और पूरा कॉफी वीर के ऊपर गिर गया। उसने पियोन को क्लीन करने को बोल के अपने ऑफिस का स्लाइडर खोला और बाहर चला गया। दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्री में रेहान के सामने उसका मेन आदमी खड़ा था जो पूरी तरह काले कपड़े में ढका था। उसने बोला, बॉस पाखी मैम 3 दिन पहले एयरपोर्ट पे देखी गई। और उसने एक फोटो दिखा दी जो पाखी के एयरपोर्ट से निकलते हुए दिखाई दे रही थी। रेहान ने वो फोटो देखी तो उसके चेहरे पे तिरछी मुस्कान आ गई। यानी ये वही दिन है जिस दिन मेरा मेन फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ था। पता नहीं बेबी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब चीजों का कनेक्शन तुमसे है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो पता करना होगा आखिर ऐसा कौन है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। अगर इन सब में तुम्हारा हाथ हुआ न बेबी तो तुम सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। पता करो इस समय कहाँ है ये। मुझे जल्दी इनके हर पल की खबर चाहिए। वो आदमी सिर झुका के वहां से चला गया। आखिर कब तक तुम मुझसे बच सकती हो? पिछली बार जैसी गलती इस बार नहीं होने दूंगा। तभी उसके केबिन का डोर झटके से खुला और पारुल अंदर आई और सीधा रेहान के गले लग गई। ओ बेबी, आई एम सो एक्साइटेड, कल से हमारे शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। प्लीज चलो ना, हम शॉपिंग पे चलते हैं। रेहान बेहद चिड़चिड़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने चीड़ को साइड में किया और एक कार्ड निकल के दिया। बोला, मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ और शॉपिंग कर लो। और हाँ, अपने पापा को बोलना वो पेपर जल्दी साइन करके दे दे। पारुल ने उसके गालों को चूम लिया और बोली, ओके बेबी, मैं जाती हूँ, बाय। इतना बोल के वो वापस मटक मटक के चली गई। उसके जाते ही रेहान ने सिंक में अपने चेहरे को कई बार धोया। कितनी गंदी है ये, मुझे इसे देख के ही घिन आती है। उसने अपना फोन लिया और अपने असिस्टेंट को फोन पे बोला, जल्दी किसी को अरेंज करो। आधे घंटे में। जी सर। रेहान अपने केबिन से निकल के अपने प्राइवेट विला चला गया, जहां पहले से ही एक सुंदर सी लड़की बहुत रिवीलिंग ड्रेस पहन के बैठी थी। रेहान ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और उसे लेके एक कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद में इस कमरे से सिसकियों और आहें जैसी आवाज सुनाई देने लगी। रेहान बुरी तरह इस लड़की पे हावी था।
वो लड़की आधे घंटे के बाद ही दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन रेहान ने उसकी चीख पूरी तरह इग्नोर कर दी। रेहान उस लड़की के साथ बहुत ब्रूटली इंटीमेट हो रहा था। 3-4 घंटे के बाद जब रेहान पूरा सेटिस्फाई हो गया तो उसने एक जोड़ी उसे कपड़े दिए और उसे इस रूम से बाहर फेंक दिया। उसने उस लड़की को कपड़े पहनने के लिए भी समय नहीं दिया। उस लड़की की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने कपड़े पहने और बहुत मुश्किल से खड़ी हुई। उसने फोन देखा तो उसमें अमाउंट ट्रांसफर किया जा चुका था, जिसे देख के इस लड़की के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अब उस पैसे के आगे उसे दर्द अच्छा लगने लगा। इसने चिल्ला के बोला, अगली बार भी जरूरत हो तो बुला लेना सर। ये बोल के वो लड़खड़ाते हुए बाहर जाने लगी जहां एक कार खड़ी थी। वो उसमें बैठ के चली गई। दूसरी तरफ वीर के जाने के बाद पाखी को भी एक कॉल आ गया, जिसे रिसीव करके वो बात करते हुए दूसरे तरफ से पूल एरिया में चली गई। वो बात करते हुए पूल के एकदम पास चली गई। कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन रखा और जाने लगी। तभी उसे पानी में कुछ हल्का महसूस हुई। वो घूमी तो देखा ये तो वीर है, जो सिर्फ बॉक्सर में पूल में स्विमिंग कर रहा है। वीर के गठीले शरीर को ऐसे देख के पाखी का दिमाग बालक हो गया। वीर पानी में खड़ा हुआ और पाखी की तरफ तीखी मुस्कान के साथ देखा, जिससे पाखी एकदम सकपका गई। इसके गाल लाल हो गए। वीर था तो एकदम कातिलाना, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन पाखी की हालत बहुत खराब थी। उसने पहली बार किसी लड़के को ऐसे देखा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसीलिए वो तेजी से घूमी और भगाने को हुई कि उसका पैर पानी से फिसल गया और वो सीधा पानी में लैंड कर गई। पाखी ने जल्दी से खुद को संभाल लिया और पूल में खड़ी हो गई। इसके बाल चिपक गया था और पूरे चेहरे पे पानी बहता हुआ उसके शरीर में समा रही थी। उसके बदन के कपड़े पूरा उसके शरीर से चिपक गया था। वो इस समय जलपरी लग रही थी, जिसपे कोई दग नहीं था। सच में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अभी खुद को स्टेबल करने में बिजी थी। उसे ये ध्यान ही नहीं था कि वीर की नजरें इस खूबसूरत नज़ारे को बड़े शिद्दत से निहार रही थी। उफ जाना, सच में मारने का ही इरादा है क्या? ये तो बड़ी नाइंसाफी है जाना। तभी पाखी का ध्यान वीर की तरफ गया, जो इसी बड़े बेशर्मी से घूरे जा रहा था। उसने चिल्ला के बोला, यू चिंपांजी कहीं के, बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना किसी लड़की को ऐसे घूरते हुए? अपनी नजरों को काबू में रखे मिस्टर ठाकुर, नहीं तो वो अपने असल जगह से कहीं और ही नजर आएंगे, समझे? रेहान को आखिर पाखी पे शक क्यों हुआ? क्या वीराशु सच में पाखी के लिए फीलिंग रखता है?